नमस्कार। सवाल देश का वित्त रोहित रोहन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो स्टीम्ड पैनल है, मैं उन सबका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं। मेरे साथ है राजीव खराना जी, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं। मेरे साथ है जय रवि माथुर जी, जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं। मेरे साथ हैं कैलाश कश्यप जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और विपक्ष के सपोर्टर हैं। मेरे साथ सत्यप्रकाश जी हैं, जो इंडिपेंडेंट लॉयर हैं, इंडिपेंडेंट अपनी ओपिनियन देंगे। और हमारे साथ डॉक्टर अविन मलिक जी हैं, भाजपा के स्पोक्स पर्सन हैं। आप सभी प्रवक्ता को बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम। मैं आपको भी एक नमस्कार। पॉइंट आज उठाना चाहता हूं, जिस पॉइंट पे आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो मैं पहले दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि वो पॉइंट है क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा वन साइडेड लगेगा अगर कोई अचानक से सुनेगा। तो अभी लोकसभा इलेक्शन जो अपने परवान पे है, और पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं, आरोप का जवाब भी दिया जा रहा है। ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है, और आरोप प्रत्यारोप जो लगाया जा रहा है वो बिल्कुल ही अलग है, जिससे कंफ्यूज हो गए हैं लोग। और उसी कंफ्यूजन को दूर करने का आज ये डिस्कशन रखा गया है। विपक्ष का कहना है कि ईडी सीबीआई का जायज इस्तेमाल हो रहा है, ईवीएम गलत काम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं है, संविधान खतरे में है, बला बला बला, महंगाई बहुत ज्यादा है। पक्ष का कहना है कि जीरो टॉलरेंस है, मोदी जी का जीरो टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ, और ईडी सीबीआई स्वतंत्र है। लेकिन जब बात आती है कि आप इसको सुधारेंगे कैसे, विपक्ष सुधारेगा कैसे? विपक्ष तभी सुधार सकता है जब वो सत्ता में आए, और सत्ता में आने के लिए उनको इलेक्शन लड़ना होगा, और इलेक्शन लड़ना होगा और इलेक्शन जीतना होगा। जब बात करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई की होती है, तब तो ये रामलीला मैदान में बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं, और सांस से सांस मिला के, एकदम गले से गले मिला के एक साथ आवाज उठाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन लड़ने की बात है, तो बंगाल में कांग्रेस अलग लड़ रही है, ममता दीदी अलग लड़ रही हैं। बिहार में अभी पप्पू यादव नया नौटंकी शुरू कर दिए हैं, वो अलग लड़ने जा रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग है, कांग्रेस अलग है। अब तो हालत ये हो गई है कि कांग्रेस के राजकुमार यानी कि राहुल गांधी जहां से लड़ने जा रहे हैं, वायनाड से, वहां पे भी सीपीआई ने अपना उम्मीदवार डॉक्टर अन्ना क्या नाम है उनका, राजा को खड़ा कर दिया है, डॉक्टर अन्ना राजा को। तो ये क्या क्या बताना चाह रही है? बताना तो यही चाह रही है ना कि भाई, करप्शन के मुद्दे पे तो सारे ये विपक्ष एक साथ हैं, लेकिन जब ये पब्लिक के भलाई की बात है, जब संविधान बचाने की बात है, जब महंगाई हटाने की बात है, वहां पे ये कोई एक साथ नहीं है। तो फिर ये लड़ाई है किस बात की? इस ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ मैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के पास सबसे पहले जाना चाहता हूं कि ये किस चीज की लड़ाई है? करप्ट लोगों को बचाने की लड़ाई है, या आप सोच रहे हैं कि किसी तरीके से संविधान को बचाया जाए ग्राउंड पे लड़के? देखिए रोहित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे डिबेट में शामिल किया। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये करप्शन हटाओ तो है और साथ में ही संविधान बचाओ भी है। संविधान बचाओ कैसे है कि सारी जो जितनी भी संस्थाएं हैं, कोई भी स्वतंत्र नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जो भी करप्शन करते थे वो कांग्रेस में थे, लेकिन बीजेपी में जाके वॉशिंग मशीन में वो धुल जाते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, आ रही है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपकी लड़ाई किससे है? अगेंस्ट करप्शन है? आपकी लड़ाई करप्ट लोगों को बचाने की है, संविधान को बचाने की? उसके लिए तो जीत के आना पड़ेगा ना, और जीतने के लिए आपको ग्राउंड पर लड़ना पड़ेगा। और आप लड़ नहीं रहे इकट्ठा, तो आप लड़ नहीं रहे। आप कोई एक स्टेट का नाम बताइए जहां पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। आप देखिए कल महाराष्ट्र में कितना नौटंकी हुआ है। आज गौरव वल्लभ ने रिजाइन दे दिया, कल बॉक्सर ने रिजाइन दे दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिजाइन दे दिया। और इससे पहले कल की बात बताऊं, 4 बार के सांसद बिहार के अजय निषाद पार्टी छोड़ के आ गए। राहुल कासवान करंट एमपी बीजेपी के, वो पार्टी छोड़ के आ गए। उनके लोग जो टिकट वापस कर रहे हैं, उन पे भी बात होनी चाहिए।
भाई चुनाव का टाइम है, लोग आते हैं जाते हैं। कांग्रेस की तो बात बताइए, आप दूसरे की बात क्यों कर रहे हो? उसके लिए मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। आप मुझे कांग्रेस की बताइए कि आपकी लड़ाई है किससे? आप संविधान बचाने के लिए कहाँ एक साथ लड़ रहे हैं? पंजाब में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अलग, आम आदमी पार्टी अलग, लेकिन जब आप करप्शन पे खड़ा होते हैं तो वही आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की वाइफ और सोनिया गांधी एक साथ हाथ मिला के खड़ी हो जाती है। तो पब्लिक तो कंफ्यूज है ना कि आप करप्शन से बचने के लिए तो एक साथ हैं, लेकिन जब पंजाब में इलेक्शन लड़ने की बात हो रही है तब आप अलग अलग है। ये कैसे डाइजेस्ट होगा पब्लिक? आप मुझे ये बताइए। जनता बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, जनता बिल्कुल समझ चुकी है। इनकी करनी और कथनी में बिल्कुल अंतर है। सबसे बड़ी बात जो आप भाजपा की बात कर रहे हैं, करप्शन क्या है? विपक्ष के लिए है, लेकिन जैसे ही भाजपा में आता है वो मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, वो राज्यसभा से भेज के उसको सांसद बना दिया जाता है, फिर उसको मंत्री बना दिया जाता है। तो करप्शन की लड़ाई किससे है? सारा करप्शन जो जिनको कहते थे कि बीजेपी वाले कांग्रेस में करप्शन है, करप्ट लोग जो कह रहे थे ले जाओ भाई, अभी चुनाव का टाइम है, आप जो जा रहे हैं जाने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लड़ाई हमारी ये है कि जो नहीं डरेगा वो हमारे साथ है, डर जाएगा वो चला जाएगा। ठीक है, मैं पहला ओपनिंग कमेंट लेता हूं डॉक्टर अफजल मलिक से। जैसा कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने कहा, मतलब कांग्रेस ऑपरेटर्स ने कहा कि भाई बीजेपी पहली बात की वॉशिंग मशीन हो गई है, और ये दिख भी रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रफुल्ल पटेल आपका एनसीपी में, आप पहले बोलते थे कि भाई ये तो चक्की पीसिंग, फिर आप छजन भुजबल, ऐसे जितने भी करप्ट नेता थे जो जेल के बाहर थे उनको बीजेपी ले रही है, और उनके खिलाफ या तो इल्जाम या तो इंक्वायरी रोक दी जा रही है या उनको क्लीन चिट दी जा रही है। अब ऐसा पता चल रहा है कि 15 तारीख को प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ क्लोजिंग रिपोर्ट लगा दी गई ईडी। तो क्या है, वॉशिंग मशीन है बीजेपी? बिल्कुल, देखिए इन्हें इस बात का उत्तर देना चाहिए। ये उत्तर क्यों नहीं देते? ये आचार्य प्रमोद कृष्णम पर नहीं बोले, ये संजय निरुपम पर नहीं बोले। इनकी पार्टी के अंदर खुद में लोकतंत्र खत्म है। कहां लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी में? बताएंगे कौन सा लोकतंत्र जीवित बचा है इनकी पार्टी के अंदर? कोई गांधी परिवार के खिलाफ बोल सकता है क्या कांग्रेस में रहते हुए? अगर कोई बोल सकता हो तो एक नाम आप बता दीजिए, और वो उसके बाद कांग्रेस में टिका रह जाए। तो इस बात का उत्तर इनके पास मुझे नहीं लगता कि मौजूद होगा। ठीक है रवि जी, आप इस प्रकार से जहां तक आप विकास की बात कर लीजिए, भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, भ्रष्टाचारियों पर हमने कार्रवाई की, बेरोजगारी मुक्त भारत का निर्माण कैसे हो, इस विषय में हमारे द्वारा कार्य। अगर आपका सवाल नौकरी पे है, अगर ये नौकरी पे है तो आप ये हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। अगर आपका सवाल आपके अधिकारों से है, जनता के अधिकारों के लिए है, तो एक मिनट लूंगा, ज्यादा समय मैं नहीं ले रहा हूँ। देखिए, आप संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ की बात कर रहे हैं, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ, तो आपकी क्या हैसियत है कि आप संविधान बचाएंगे? किसी व्यक्ति की क्या हैसियत है कि कोई व्यक्ति संविधान बचाएगा? किसी व्यक्ति की कोई हैसियत नहीं है कि वो संविधान बचाए। संविधान तो तुम्हें फंडामेंटल राइट्स दे रहा है, संविधान तो तुम्हें बचा रहा है। ये उल्टी बात कर रहे हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं। इन्हें सेंस होनी चाहिए कि ये कह क्या रहे हैं। संविधान कहीं खतरे में नहीं है, लोकतंत्र कहीं खतरे में नहीं है, संविधान तो हमें बचा रहा है। रोहित जी, आपका जो सवाल था, आपके किसी सवाल का जवाब, जो ये प्रवक्ता बैठे हैं मलिक साहब, इन्होंने किसी बात का जवाब दिया? एक बात का जवाब दिया हो तो 30 सेकंड में अपनी बात को रखिए। यहाँ ऐसा हो गया, वहां वैसा। आपके किसी एक सवाल का अगर इन्होंने जवाब दिया हो तो आप मुझे बताइए, किसी एक सवाल का जवाब दिया? और आप इंडी गठबंधन का पीएम कैंडिडेट बता दीजिए। एक मिनट, इंडी गठबंधन का पीएम कैंडिडेट, वो मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, हम दोबारा आते हैं आप दोनों आदमी के पास। टॉपिक है क्या वो पीएम पे टॉपिक है? अभी आपने जो डिस्कशन रखा, दोबारा आता हूँ रवि जी, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। रवि जी, मैं दोबारा आता हूँ, मुझे साउंड रोकना पड़ेगा। आप कैलाश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? फिर मैं सत्य प्रकाश जी के पास आता हूँ। परिचय हम नहीं दे पाए, तो मैं कैलाश कश्यप पेशे से पत्रकार हूँ, और मैं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती जिला देवी सिवान से आता हूँ, ठीक है, बिहार से आता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है, और वो उनके एक बड़ी अच्छी कहावत बैठ रही है कि खिसियानी मिलनी खम्बा नोचे। अच्छा, क्यों? ये लोकतंत्र की बात कर रहा है। अच्छा,
कि लोकतंत्र ये दूसरे का घर देख रहा है। जिनके घर शीशे के हो वो दूसरे पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। आपको पहले अपना देख लेना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह उनके गले में माला डाल करके और निकाल दिया जाता है। ये है आज का लोकतंत्र, मोदी का लोकतंत्र। आज अगर मोदी जी के खिलाफ कोई बोलता है, चाहे वो पत्रकार हो या फिर कोई राजनेता हो, उसे जेल की हवा खानी पड़ती है, उसके पीछे ईडी लग जाता है, उसके पीछे सीबीआई लग जाती है। ठीक है, तो आज सवाल करना गुनाह है। कैलाश जी, आप मेरा सवाल तो सुनिए। यही तो सवाल है कि अगर इस सिस्टम को बदलना है तो विपक्ष को जीत के आना होगा, और जीतने के लिए करनी होगी। और इलेक्शन तो ये सारे अलग लग रहे हैं, लेकिन जब इनको करप्शन के खिलाफ खड़ा होना है तब सब एक साथ है। रोहित जी, आप जरा एक बार गौर से देखिएगा। मैं पूरा डाटा लेके नहीं बैठा हूं, लेकिन जितने अलायंस आपको इंडी गठबंधन में है उससे ज्यादा बीजेपी में है। और वहां भी आप बिहार में है, अभी हमारे यहाँ बिहार में 4-5 पार्टियां हैं। वो किस तरीके से अभी एकत्रित हुई है मोदी जी के साथ, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, आपका मैसेज हो गया, मैं आता हूँ। राजीव जी, पहले एक बार सत्यप्रकाश जी का इंडिपेंडेंट ओपिनियन हो जाए, फिर मैं आता हूँ आपके पास। जी जी जी। रोहित जी, जहां तक बात करप्शन की है तो आप 2014 के पहले का इतिहास उठा लें, ईडी की कार्रवाई का, और 2014 के बाद की ईडी की कार्रवाई उठा लें। अब मैं आपको एक फैक्ट्स बताता हूं। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, हरीश रावत, वीरभद्र सिंह, क्या ये बीजेपी की सरकार में थी? और ये कौन से लीडर है? पी चिदम्बरम का एयरटेल मैक्सिस, 2G, 3G। रवि जी, आप रिप्लाई दे सकते हैं ये सारे मैं ये कांग्रेस के रीजन में ये सारे घोटाले हुए। 2014 की बात कर रहे हो, 2014 से पहले की बात कर रहे हो। अब मैं आता हूं बीजेपी पे। 2G घोटाले में एक बार पूरा कर ले, फिर मैं आता हूँ आपके पास। आपको मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ कि 2G घोटाला में जेल कौन गए, 2G घोटाला में जेल कौन गए, कोल घोटाला में मधु कोड़ा को सजा नहीं हुआ, जिसकी ये बात करते थे, घोटाला में मधु कोड़ा को सजा नहीं हुआ क्या? अपना सर फोड़ते थे, सुप्रीम कोर्ट से सब बाइज्जत बरी हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2G जैसा कोई घोटाला दोबारा केस खुल गया है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, दोबारा केस खुल गया है। जगदीश बात करेंगे के केस में अभी फिर ये बात करेंगे 1945 की, फिर ये बात करेंगे नेहरू जी की, लेकिन करंट टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। 2014 से 24 के बीच में ईडी और सीबीआई ने 2014 के बाद से 10 साल आते हैं, आपने क्या किया? आपने क्या करा? कहते थे कि वो करप्ट है, भाजपा में शामिल हो गए, वो सब भाजपा में शामिल हो गए। आप इनसे बात करेंगे 2024 की, ये बात करेंगे 2014 की। बस एक मिनट के लिए, मैं 30 सेकंड के लिए राजीव खुराना जी के पास जाता हूँ। खुराना साहब, संजय को बेल मिल गया, मैं आता हूँ, दोबारा आता हूँ। सत्यप्रकाश जी, आपको पूरा मौका दूंगा। जो बात है वो पूरी नहीं हुई। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाई, इलेक्टोरल बॉन्ड का, आपने लगाया रफाल डील का। आप मुझे ये बताइए, एक भी आरोप जिसको आप आज तक प्रूव कर पाए? आपकी ही सरकार में आपके नेता पे आरोप लगे, आपकी सरकार में आपके नेता का कन्विक्शन हुआ। तो जब आप केवल आरोप हवाई लगाते हैं तो आप साबित नहीं कर पाते हैं। और रही बात की एक लोकतंत्र बचाने की बात चल रही है, 59 फाइल किए अभी तक, अभी हुआ था जब देश में इमरजेंसी कन्विक्शन हुआ है 25 केस पे मात्र। और दूसरी बात, 0.09% भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। 25 नेताओं के ऊपर केस चल रहे थे, 23 नेता बीजेपी में शामिल हो गए, क्लोजर रिपोर्ट लगा दी इन्होंने। अब ये क्या है? ये कहते हैं कि चलो मैंने मान लिया पिछला गलत था, तो आप भी गलत करोगे। मैं आपको आप कन्विक्शन के अलावा रिकवरी भी तो बताओ। 2014 के बाद ईडी ने कितनी रिकवरी की है? और क्लोजर रिपोर्ट आप सुन लीजिए, आप क्लोजर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट में सांसदों की खरीद फरोख्त का स्कैम किसके सरकार में हुई? क्या पैसे लेके पार्लियामेंट में नहीं दिखे वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? देखिए, अब अभी करंट की बात हो रही है तो ये मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको मैं बता दूं, दिल्ली से लेकर हिमाचल और गोवा तक सरकार गिराने का काम कौन कर रहा है?
दोबारा आता हूँ, मैं आप सभी खरीदने कौन काम कर रहा है? करंट की बात नहीं करेंगे, ये करंट की बात नहीं करेंगे। इनसे सवाल पूछो, ये बात करेंगे नेहरू जी। आपको राजनीतिक सवालों का पूछोगे जवाब तो ये बात आपको करेंगे बीजेपी मंदिर के की, प्रवक्ता देंगे। इनसे बात करो तो ये करेंगे जाति की बात। पैनल को ये बता रहा हूँ, ये जो प्रवक्ता है ये मलिक ठीक है, अब मैं किसकी जाति इस बहस को आगे भी बढ़ाना है रवि जी, इसको आगे भी बढ़ाना है। मेरा सवाल जा रहा है राजीव खुराना जी के पास। राजीव जी, जिस तरीके से संजय सिंह को बेल मिली है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 1 घंटे का समय दिया कि भाई आप बताइए कि बेल क्यों ना दिया जाए, और अब इसको आम आदमी पार्टी अपनी एक जीत के तौर पे दिखा रही है, विपक्ष इसको एक जीत के तौर पे दिखा रहा है, तो क्यों ना माना जाए पब्लिक के बीच में? क्योंकि आज फिर एक दिल्ली में सर्वे हुआ है जिसमें अब दिल्ली के लोग बोलने लगे हैं कि हाँ, ईडी और सीबीआई का जाया इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या ओपिनियन है आपका? मैं इससे पहले एक बात कहना चाह रहा हूँ, अभी मैं इतनी देर से सुन रहा था, इमरजेंसी लगाने वाले लोकतंत्र बचाने की बातें कर रहे हैं। ठीक है, नेशनल हेराल्ड के अंदर जमानत पे बैठे हुए लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से उससे बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये गुड़ खाने, खुद तो गुड़ खाएं, खाना छोड़ें तब भाषण दें। अब दूसरी बात संजय सिंह की, देखिए संजय सिंह का जो लीगल पार्ट है वो डिस्कशन हम कर चुके हैं, कल सत्य प्रकाश जी भी थे। इसका पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट पड़ने हैं, सबने अपने अपने हिसाब से उस हाथी को डिस्क्राइब करना है। कोई बोलेगा हाथी ऐसा होता है गोल खंबे जैसा, कोई बोलेगा ऐसा होता है, कोई बोलेगा रस्सी जैसा होता है। तो ये उसके एडवांटेज लेने का आप पार्टी को भी फुल राइट है, बीजेपी को भी है, कांग्रेस को भी है। लेकिन इसमें एक चीज आप बोल रहे हो कि संजय सिंह नामक हाथी का जो घास है वो कांग्रेस है। अगर आप स्ट्रांग होगी तो कांग्रेस बर्बाद होगी, वोटर कांग्रेस के जाएंगे, ये कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए मैं रवि जी आपके पास दोबारा आता हूँ। जिस तरीके से रामलीला मैदान में सारे विपक्ष खड़े हुए हैं, ये तो एक तरीके से ऐसा सीन लगा कि चोर चोर मौसेरा भाई, क्योंकि संविधान बचाने के लिए जहां पे इलेक्शन लड़ना है ग्राउंड पे, वहां तो सब आप आपस में ही लड़ रहे हैं, और आप रामलीला मैदान में ऐसे लोग हैं जैसे लगा कि मेला में बिछड़े हुए चचेरे भाई थे सारे आप लोग। रोहित जी, आप ये बताइए, अभी एनडीए में जो एनडी अलायंस में कितनी पार्टियों का गठबंधन है? आप मुझे बताइए। आप बताइए, आपका गठबंधन है ना, आपने तो एसडीपीआई से भी सपोर्ट ले रखा है। एनडी अलायंस की बात कर रहा हूँ, एनडी अलायंस की बात कर रहा हूँ। कितनी पार्टियों का गठबंधन है? हमारा गठबंधन है, हर राज्य के हिसाब से अलग अलग सिचुएशन है, हमारा इसमें गठबंधन है और गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है। अगर बीजेपी मजबूती से लड़ रही है, 400 पार का ये नारा दे रहे हैं, तो विपक्ष को तोड़ने की जरूरत क्या है? ईडी की जरूरत क्या है? मजबूती है जी, आम आदमी पार्टी के साथ आपका दिल्ली में तो है, लेकिन पंजाब में नहीं है। आपसे एक सवाल पूछता हूं, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, सत्यप्रकाश जी सुने, पहले सुनने की आदत डालें, की प्रयास करती है। अगर पहले सुनने की आदत डालें, अभी मेरा नंबर है, मुझे बोलने दें। सार्वजनिक तौर पे चिट्ठी जारी नहीं सुन सकते तो कोई बात नहीं। आज गौरव वल्लभ ने लगाया है कि कांग्रेस पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस शहजाद पूनावाला बहुत पहले लगा चुका है। फाइनेंशियल एडवाइजर ने जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते थे, उन्होंने ये आरोप लगाया। आज सुबह उन्होंने 6:30 बजे चिट्ठी जारी की है। पहले तो आपको जानकारी दे दूं, वो प्रवक्ता थे, फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं थे, वो प्रोफेसर हैं, नहीं फाइनेंस के प्रोफेसर हैं। आपको जानकारी रखना चाहिए। और आपको मैं बता दूं, गौरव वल्लभ जी के जो उन्होंने चिट्ठी जारी किया, आप मुझे लगता है आपने ठीक से देखी नहीं है। आप उनकी चिट्ठी पढ़िए, आपको देखने की जरूरत है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरी बात तो सुने पहले आप, या आपको संबित पात्रा बनने की जरूरत पड़ गई है क्या? बीच में आप टोकेंगे? टोकने से पहले आप सुनिए, पहले सुनने की आदत डालिए। जिसको जाना है इमरजेंसी पर बोल दीजिए 2 शब्द। तो मैं जेल में डालने का काम किया गया था पूरे विपक्ष को, इमरजेंसी पर बोलिए। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी। अब मैं इमरजेंसी की बात बता दूं तो चिल्लाकर गला फाड़ रहे हैं ना कि इमरजेंसी। प्रकाश जी के सवाल का जवाब, मेरी बात सुने रोहित जी, मेरी बात सुने। नहीं, मैं बता दूं, आपको बता दूं, इमरजेंसी की बात, इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी जी ने, बचाने की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र है या नहीं? संजय निरुपम आपके ही लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या आरोप आज उन्होंने लगाया, तो आप इसका जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी के अंदर इंटरनल। और इमरजेंसी पर कुछ बोल दीजिए, इमरजेंसी पर जरूर कुछ बोलिए। अरे मैं इमरजेंसी पे बोल देता हूँ। इमरजेंसी जब इंदिरा जी ने लगाई
उसके बाद हमारी सरकार चलेगी, जनता ने हमें सबक सिखाया, मैं इस बात को मानता हूँ। उसके बाद इंदिरा जी ने माफी मांगी और हमने ये माफी मांग ली। पहली बात, इसमें दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, ये अघोषित अरे बड़े लोकतंत्र अजीब है। व्यक्ति हो, अपनी पार्टी की बुराई कर रहे हो। हो गया। अब यार या तो ये आप बोल रहे हैं, कांग्रेस मुझे से या बोलने किसी दो। और पार्टी से है। डिबेट के नाम पे इसको चिल्लाने का, चीखने का जरिया बनाना है तो इससे कोई फायदा नहीं है। अगर बात श्वेता जी, सुननी है तो आप ध्यान से सुनिए। आपने स्वीकार तो लिया, बात अगर इसका लोकतंत्र की अर्थ हो कि रही है, आपने लोकतंत्र को स्वीकार लिया, बचाने की बस हो हो रही गया है, ना। तो लोग लड़ रहे हैं। आपने स्वीकार लिया कि आपने लोकतंत्र की हत्या की थी, आपने स्वीकार लिया कि अरे आपने हमने संविधान की हत्या, स्वीकार नहीं, अब हो गया ना, आपने एक्सेप्ट कर लिया। यही तो मैं जानना चाह रहा था। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको चिल्लाना है तो चिल्लाओ, और थोड़ा और तेज चिल्लाओ, और तेज चिल्लाओ। चिल्लाने से सच बदल नहीं जाएगा। फैक्ट्स आपके आज पास जो है मौजूद नहीं है, विदाउट फैक्ट्स आकर बैठ जाते हो। सारे संस्थान ठीक है लगा दिए। कैलाश जी 30 सेकंड, कैलाश जी आप 30 मैं वही बात सेकंड कह रहा हूँ। अगर इनको opinion 24 दीजिए। देखिए, बड़ी बड़ी हंसी आती है जब ये भारतीय जनता पार्टी को ये नाम याद रहता है, इनसे बात गौरव वल्लभ याद रहता है, इनको सत्यपाल मलिक याद नहीं आएगा। राज्यपाल इनका था, और कितना बड़ा आरोप लगा था कि पुलवामा, आपको याद होगा, 40 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हुए थे, आज तक जांच नहीं हुई। और आप कहते हैं, आपका जो सवाल था, मैं सीधे उसी पे आ रहा हूं कि आपका कहना था कि आखिर मोदी जी के बाद कौन, इंटायर पॉलिटिक्स, ये एक ऐसा विषय है, सुनिए थोड़ा सा सुन लीजिए, ये एक ऐसा विषय है जिसमें भारत में सिर्फ एक व्यक्ति उत्तीर्ण होता है और वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, उसका जीवन काल जब देखिएगा तो कभी घड़ियाल के साथ, कभी कुछ के साथ, कभी, तो ये इस तरह का व्यक्ति जब देश चला सकता है तो हमें लगता है कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है सर, ये बेवकूफों की जमात नहीं है। दोबारा आता हूँ कैलाश जी। श्वेता जी, जो आपको आवाज आ रही है? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आवाज आ रही है? आप सबको नमस्कार जी। आपका क्या इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, क्योंकि ये प्रगति मैदान में तो सीबीआई के खिलाफ, ईडी के खिलाफ एक साथ है, लेकिन जब ये फील्ड में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वहां पे पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग, कांग्रेस अलग, बंगाल में कांग्रेस अलग, आम आदमी पार्टी अलग, तो ऐसे कैसे चलेगा? क्योंकि जब तक ये जीतेंगे नहीं, संविधान बदलेंगे कैसे? बिल्कुल। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, जहां तक बात हो रही है कि जैसे आपने भी अलग अलग न्यूज चैनल्स की तरह सबका टाइटल दे रखा है, मैं भी जब 2 साल पहले तक न्यूज डिबेट्स वगैरह कराती थी, चाहे वो जी पे हो, न्यूज नेशन पे हो, जब मैं एक एंकर थी और उस हिसाब से कराती थी, तो मैं भी इस तरह की कोशिशें करती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब इन सब चीजों से थोड़ा ऊपर उठने की जरूरत है कि हम कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हम बीजेपी प्रवक्ता हैं, इंडिपेंडेंट हैं, हम इसके सपोर्टर हैं या हम उसके सपोर्टर हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले हम देश के नागरिक हैं, एक जिम्मेदार नागरिक बन जाए तो मुझे लगता है कि कोई पार्टी मायने ले रही है। क्योंकि आप खुद देखिए कि आज जो बीजेपी में है कल कांग्रेस में चले जाते हैं, कल जो कांग्रेस है उसके कोई मेंबर है वो किसी पार्टी में या बीजेपी में, यानी कि जो और विरोधी पार्टियां हैं वो भी आराम से अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने एजेंडे के हिसाब से पार्टी बदलती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि किसी को भी एक पार्टी मेंबर बनने सबसे पहले आपको एक ऐसा शख्स बनना चाहिए जो कि एक जिम्मेदार नागरिक हो, एक अच्छा वोटर हो, एक जागरूक नागरिक बनेंगे तो ही पार्टियों के आपस में मिले होने की बात है कि आप अपना एजेंडा बदल ले रहे हैं। कभी आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस आपकी जो अपनी अवधारणा है किसी भी पार्टी को लेकर उसके अगेंस्ट है और फिर भी आप उसके साथ तालमेल कर रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए कोई एक पार्टी नहीं है, चाहे हम इंडिया गठबंधन की बात कर लें या एनडीए गठबंधन की बात करें। अविरल जी, अगर आप इसका रिप्लाई देना चाहें तो मैं रोहित जी इसका मैं जवाब देना चाहूंगा 30 सेकंड में। सत्यप्रकाश जी 30 सेकंड में प्लीज, फिर अविरल जी की तरफ से। श्वेता जी ने एक बात कही कि राजनीतिक पार्टियों की मॉरलिटी नहीं है, ये तो बिल्कुल सत्य, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। किसी भी एक चाहे ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जितनी भी पार्टियां हैं, अभी किसी भी एक पार्टी का नाम बता दीजिए जो कि ये कहे कि मैं इन मुद्दों पर लड़ाई लड़ता हूं और वो पार्टी अपने से ठीक अगेंस्ट वाली पार्टी का। अब तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जिस पार्टी का उदय भ्रष्टाचार, बिल्कुल, मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, वही पार्टी ही भ्रष्टाचार के आरोप में आ गई।
जी प्रकाश जी, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि आप लोग बहुत ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुन रहे होंगे, तो जब विदेशी कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड ना लेने के मुद्दे पर जो प्रशांत भूषण और एक और उनके सहयोगी वकील ने जब केस फाइल किया था, तो उसमें कांग्रेस और बीजेपी एक साथ आ गई और देश के टॉप 12 जो बड़े वकील थे उनको उतार दिया मैदान में। तो कांग्रेस बीजेपी एक तरफ थी 12 वकीलों के साथ और दूसरी तरफ प्रशांत भूषण। ठीक है डॉक्टर अविरल मलिक जी, आप इसका जवाब दीजिए कि जब आपका बेनिफिट है तो आप करप्शन में भी साथ हो जाते हैं। किसके मुद्दे, कौन से मुद्दे? आज ठीक है श्वेता जी, आपका मैसेज क्लियर है। वो बीजेपी में चला जा रहा है, बीजेपी वाला है वो कांग्रेस ठीक है, किसी भी पार्टी में। बिल्कुल बिल्कुल। अविरल जी को मौका देते हैं इसको रिप्लाई देखिए, करने। अब क्या है ना रोहित जी, आज के समय में जनता के पास दो ऑप्शन है। एक वो ऑप्शन है कि एक पार्टी है जिसका करप्शन का रेशियो 100% है, एक पार्टी है जिसपे करप्शन का आरोप है। पॉलिटिक्स में कोई कम खराब कोई ज्यादा खराब, सब खराब है। किसी भी एक पार्टी को आप नहीं ला सकते जो राजनीति में हम बिल्कुल खराब नहीं है, हम बिल्कुल खराब नहीं है, हम बिल्कुल ईमानदार हैं। 2 मिनट से कमेंट देने दें, जवाब देने देते हैं। क्लोजिंग कमेंट देता हूं मैं आपको। जी अविरल जी जवाब दीजिए आप प्लीज। बिल्कुल, इसके पीछे बहुत सारे तथ्य मौजूद हैं। हम घोटाले नहीं करते, सबको मालूम है, और जनता ने 2 बार हमारे ऊपर विश्वास जताया, ये भी सबको मालूम है। और तीसरी बार अब की बार 400 पार होने जा रही है हमारी सीटें। मैंने बात कही कि एक जिम्मेदार नागरिक पहले बनिए, समय का इंतजार कीजिए, भी बदल सकता है। व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। एक न्यूज चैनल में कल किसी एक और में चली जाऊंगी, तो मुझे लगता है हमें एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर सोचना चाहिए। देश पहले पार्टियां आती जाती है। देखिए, हम तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम तो सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान की भी बात कर रहे हैं। हम देश हित की बात कर रहे हैं और देश के लिए हमारे द्वारा कार्य जो किया गया है वो ग्राउंड पर दिख रहा है। और यही बेनिफिशियरीज हैं वो भी यही मौजूद हो। हमें पूछना चाहिए, वो इंग्लैंड में नहीं है, इंडिया में ही है। जो लाभार्थी है वो आपके मौजूद है, जिन्हें आवास मिला, जिन्हें शौचालय मिला है, योजना का लाभ मिला है। हमने बेघरों को घर दिए, शौचालय बनवाए। आप बात तो सुन लीजिए, मैं कह रही हूं जिम्मेदार नागरिक बनिए। देश के एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर पहले सोचिए, फिर आप किसी भी पार्टी में रहिए, आप अच्छा काम कर सकते हैं। कोई पार्टी में है, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एक एमएलए, एक एमपी या फिर एक छोटे पद पर भी रहते हैं। तो मेरा बस ये कहना है कि किसी भी पार्टी की जो नीतियां हैं उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन घोटाले सब करते हैं और सब कहते हैं घोटाला कोई नहीं करता। आप सब पे लगते हैं, जनता का विश्वास ही सब कुछ है। ठीक है, मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन फिर रवि जी से है, क्योंकि आज का मेन टॉपिक कांग्रेस के ऊपर ही है। रवि जी, जो आपके पार्टी को छोड़ रहे हैं उन सभी लोगों का एक कॉमन इल्जाम ये है कांग्रेस पे कि कांग्रेस दिशाहीन हो गई है। और मैं चाहूंगा कि रवि जी के बाद जो है मोहम्मद शमीमुल हक साहब बोले, एमआईएम के प्रवक्ता है, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला है। तो प्लीज रवि जी आप बताइए कि जो आपके ही लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस दिशाहीन हो गई है, इसके ऊपर आपका क्या कहना? आज गौरव वल्लभ ने तो लिख के दे दिया है। तो जी मैं बताता हूँ आपको गौरव वल्लभ ने क्या लिख के दिया। पहली बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जो पार्टी छोड़ के जा रहा है जाने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के जाने से। दूसरी बात ये कि अगर हमारा ना एक गली का वार्ड का भी नेता जाएगा पार्टी छोड़ के, तो उसको ये मीडिया इतना बड़ा दिखा देगा, उसको इतना बड़ा बना देगा कि उससे बड़ा कोई नेता ही नहीं था। पूर्व मुख्यमंत्री अगर पार्टी छोड़ के हमारे साथ कर रहे हैं, ये देखिए ये चीज गौरव वल्लभ को गली को नेता बता रहे हैं। गौरव वल्लभ समझ कर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उनको सुनने की आदत डालनी होगी, और ये सुनना नहीं चाहते हैं कि भाई कौन क्या बोल रहा है। कम से कम बात तो आप सुनिए, क्या बोला जाए, बात हमको सुननी और बात सुन करके जवाब दिया कीजिए। खत्म कर देनी है कि हमें बहुत कुछ आता है। बात तो पहले बात तो सुने, किसी को सामने वाला क्या कह रहा है वो सुनिए। आपको गौरव वल्लभ याद है, सत्यपाल मलिक याद नहीं है। सत्यपाल मलिक ने कितना बड़ा आरोप लगाया वो याद नहीं है। शहीदों की चिताओं पे आपने सत्ता की कुर्सी रखी हुई है, और आने वाला वक्त
जनता आप मुझे ये जनता एक एक चीज का हिसाब लेने के लिए तैयार बैठी हुई है। आपने क्यों बनाया? ये आप मान के चलिए। बनाया? ठीक है, मैं MIM के प्रवक्ता के पास जाना चाहता हूँ, डॉक्टर मोहम्मद समीमुल हक साहब। जिस तरीके से करप्शन पे तो सारे पार्टी एक है, लेकिन ग्राउंड पे सारे पार्टी अलग है, और आपके पार्टी को तो कोई अपने साथ सटाता ही नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। आप तो ऐसे भी थाली के बैगन है। रोहित भाई, मैं थाली का बैगन नहीं, मेरी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि एक वाहिद मेरी पार्टी है। आप जानते हैं, हमारी बहन श्वेता जया जी भी पत्रकार हैं, वो भी जानती हैं कि एक वाहिद ऐसी पार्टी है कि जिसने 1 रुपये का भी इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला में हम शामिल नहीं है। दूसरी चीज है कि बचपन में हम लोगों ने सुना है कि एक गार्जियन अपने बच्चे के मास्टर से जाकर के बोलता है कि अगर मेरे बच्चे को धमकाना हो तो इसे थप्पड़ नहीं मारेंगे, बगल वाले को थप्पड़ मार देंगे, मेरा बच्चा खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। तो ये भाजपा का रूल रहा है। जी, ये भाजपा ने संजय सिंह को निशाना इसलिए बनाया ताकि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ पंत जी उसमें आकर के शामिल हो जाएं, और ये भाजपा की नीति रही है। हमारे छोटे भाई अविरल जी जो वहां बैठे हुए हैं, वो बोलते हैं कि हमारी पार्टी ने आज तक किसी तरह का घोटाला नहीं किया। तो मैं उनसे बताना चाहूंगा कि नोटबंदी इस देश का सबसे बड़ा घोटाला था, और उसमें कईयों की जाने गई, कई बिहारी, कई आसामी, कई बंगाली और कई माने गुजराती। आपने देखा है, मैं चंपारण से, चूंकि मेरा रिश्ता है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है, और 9 आदमी बैंक के लाइन में लग करके वो बुजुर्ग जो मर गए उसका देश कैसे हिसाब देगा और भाजपा कैसे उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। जी बोला जाए। अभी इसके लिए 30 सेकंड अविरल जी को अनइंटरप्टेड मौका दिया जाए। वो अपने बिल्कुल, देखिए एक बार आप ये स्पष्ट कर दीजिए किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, किस पार्टी से हैं आप, ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ। पार्टी के हैं। हाँ बिल्कुल, तो असदुद्दीन ओवैसी की जहां तक बात है, उनके संबंध में टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को कोई वैसे भी सीरियसली लेता नहीं है, और उनकी कितना उनका जनाधार है ये सबको मालूम है, और प्रकार की वो बात करते हैं ये भी सबको मालूम है, और 15 मिनट पुलिस हटवाने की बात कौन करता है वो भी सबको मालूम है। इसीलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये दंगे भड़काने की बात करते हैं तो दंगे भड़काना इन्हें मुबारक। हम तो जन कल्याण की योजना चलाते रहेंगे, जनता के लिए कार्य करते रहेंगे। हमने डेवलपमेंट किया, डेवलपमेंट की हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो सबको नजर आ रही है। हमने 370 हटाया जो हमने मुझे लगता है मेरे छोटे भाई, आप ज्यादा फेसबुक पर रहते हैं, आपने साध्वी प्रज्ञा का भाषण सुना है, आपने हैदराबाद के टी राजा सिंह, आपके जो भाजपा के MLA हैं उनका भाषण सुना है, आपने रमेश बिदुरी जो संसद में एक कौम को गाली देते हैं उनकी भाषा सुनी। मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। रमेश बिदुरी जी का नाम क्यों आप भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, आपको भाजपा के नेताओं का जवाब देना होगा। आप आ जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी पर। आप पहले मुझे ये बताइए कि संसद में रमेश बिदुरी जैसे बेहुदा सांसद जो एक कौम को गाली देते हैं उन पर भाजपा क्यों नहीं कार्रवाई करती है? ज्यादा चैनल के साथ शांति से कुछ डिस्कशन हो तो उसका फायदा भी होगा, नहीं तो 3-4 आप अपना ओपिनियन रखिए श्वेता जी। इस तरह की बहसों में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि जो व्हाइट मुद्दे पूछे जा रहे हैं, जैसे कि अभी ओवैसी साहब की पार्टी से जो बिलोंग करते हैं हक साहब जो अभी बैठे हुए हैं, तो उनसे अपने सवाल क्या किया और वो जवाब क्या दे रहे हैं, वो भ्रष्टाचार और फलाना ढमकाना पे चले गए, तो उन सब मुद्दों पे आप क्यों जा रहे हैं? अगर आपको अविरल साहब से सवाल ही पूछने हैं तो जो व्हाइट मुद्दों पर बात हो रही है उस पे कीजिए आप। वही मैं पूछ रहा हूँ मेरी बहन श्वेता जी, मैं वही पूछ रहा हूँ कि भाजपा ने रमेश बिदुरी पर कार्रवाई क्यों नहीं की? इनको 15 मिनट का भाषण याद है, इनको 15 मिनट का भाषण याद है जो ऑलरेडी कोर्ट में मामला है, और इनको टी राजा सिंह का भाषण याद नहीं है, इनको रमेश बिदुरी की भाषा याद नहीं है, इनको साध्वी प्रज्ञा की भाषा याद नहीं है। ऐसा क्यों? क्या मेरी भाषा ही सिर्फ आपको याद रहता है और आप कहते हैं कि आप हमको हल्के में लेते हैं? आप तो हमको 15 मिनट ज्यादा देर के बाद कुछ हो रहा है। हम नोटबंदी और जीएसटी लेकर के आते हैं, बेनामी संपत्ति है हम लेकर के आते हैं। देश का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी भी आप ही लेकर के आते हैं। देश का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी आप ही लेकर के आते हैं।
ठीक है ये आपने नहीं कराया। सवालों पर आप पूछना चाह रहे हैं वो सवाल पूछे ना एक एक करके इनको रोहित जी मैं जवाब देना चाहूंगा। धीरज साहू के विषय पर नहीं ये बोलते सुनना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ अपना बोलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भाजपा में हमारी जगह बन जाए, क्योंकि संबित पात्रा जी की जगह खाली हो रही धीरज है। साहू के विषय पर आप बोलिए। ये चाह रहे हैं कि इनकी जगह बन जाए। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं अगले सवाल पे आता हूं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने टॉप लीडर्स को नहीं संभाल पा रही है श्वेता जी, अब देखिए संजय निरुपम की सीट को कंप्रोमाइज कर दिया इन्होंने महाराष्ट्र में, बिहार में इन्होंने पप्पू यादव को ज्वाइन करा लिया और पूर्णिया सीट को कंप्रोमाइज कर दिया। तो कहीं ना कहीं विपक्ष या कांग्रेस अपने आप को खुद ही कमजोर नहीं कर रही है? एज ए इंडिपेंडेंट प्रवक्ता आपको क्या लगता है जब आपके बड़े नेता ही कंप्रोमाइज हो जाएंगे? लगता है कि वो कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स हैं उनको दो पार्ट में बांटती है, एक तो कि उनको खरीद लो, अपने पास रख लो, अपनी पार्टी में बुला लो, या तो फिर दूसरा आरोप लगता है उनके ऊपर कि उनकी इतनी ज्यादा उनके खिलाफ प्रचार कर दो, जैसे राहुल गांधी वगैरह जिनको कि वो अपने पार्टी में नहीं ला सकते, तो उनके खिलाफ इतना दुष्प्रचार कर दो कि उनकी छवि खराब कर दो, उनको बर्बाद कर दो। एक तीसरा और अब नया तरीका जो कि उन पर आरोप लगता है वो है ईडी वगैरह का इन सब का कर दो, तो अपने आप वो पार्टी कमजोर हो जाएगी। ठीक है, अगर इन तीनों में हम दम भी मान ले कि ठीक है ये तीनों चीजें कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस अपने साथ क्या कर रही है? कांग्रेस क्या ये वही पार्टी है जिसने कि 60 साल तक निर्विरोध चुनाव जीतने और शासन करने का काम किया है? क्या कोई एक टॉप लेवल का एकमात्र कोई ऐसा नेता कोई बता दे मुझे जो कि ये कह सके कि बीजेपी हमारे नुकसान कर रही है लेकिन हम तो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं? कौन है? ना राहुल गांधी के पास वो विजन है, ना वो मजबूत कर पाए, ना उनकी मम्मी इतने दिनों तक जो कि उसकी अध्यक्ष रही ना वो कुछ कर पाई, और बहुत ही वैलिड पॉइंट है श्वेता जी। जब नॉन गांधी नेहरू परिवार से होते हुए भी और बहुत मजबूत नेता होते हुए भी अपनी पार्टी को मजबूत नहीं कर पा रहे। ठीक है कैलाश जी, आप इसका उत्तर देना चाहेंगे 30 सेकेंड में? कैलाश जी चलिए इंडिविजुअली अगर उनके जो जी बिल्कुल देना चाहेंगे कि जिस तरह से कि अगर वो एक इंडी गठबंधन बनाना चाहते हैं तो इंडिविजुअली जाएं, उनसे मिलें, बात करें और बहुत अच्छे से वो रोहित जी, श्वेता जी बड़ी अच्छी बात कह रही है, और हमें एक तो कभी भी किसी मुद्दे पे हमें बातचीत करना चाहिए और जो सवाल हो उस पर जवाब आना चाहिए, ऐसा नहीं कि और जवाब कुछ और आ जाए, जैसे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उधर। दूसरी चीज कि आज सत्ता जो है वो नरेंद्र मोदी के हाथों में है, ठीक है, तो सवाल नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि क्या वो जो 400 अब की बार 400 पार की बात हो रही है, तो ये क्या संभव है? आप हमारे बिहार को देख लीजिए, बिहार में नीतीश जी जब वो राजद क्षमा में मौजूद थे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने साफा बांधा था सर पे और कहा था कि जब तक नीतीश का सुमल नाश नहीं करेंगे तब तक ये खुलेगा नहीं। साफा तो नहीं खुला, दरवाजा खुल गया। अमित शाह ने कहा था कि भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। ये किस तरह से अपने आप को मैनेज किए हुए हैं। और इस बार आपको बता दें कि बिहार में गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं, हम बड़े प्रसन्न हैं। हम गरीबों, शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं सबके की बात हमारे द्वारा की जा रही है और वो ग्राउंड रियलिटी के रूप में नीचे ग्राउंड पर मौजूद है। आप जाइए और देखिए, आपके इर्द गिर्द मौजूद होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधा मिला होगा। हमने तौलिए समाप्त कर दिए, हमने गरीबों के लिए कार्य किया, हमने सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम चलाई। करके अब सवालों का जवाब देना है। अभी ये इंडिविजुअल एक काम ठीक है, अभी खुराना जी के पास जाते हैं। श्वेता जी 30 सेकंड खुराना जी को देते हैं। खुराना जी, जो सवाल कैलाश जी ने उठाया आप उसका जवाब देना चाहते हैं? आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो डिबेट हो रही है, जिस डिबेट में कोई ना कोई किसी विचारधारा को, किसी पार्टी को, किसी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पब्लिक की बात कोई भी नहीं कर रहा। पब्लिक में क्या चल रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है 400 पार का, कोई 400 की सीरियस बात कर रहा है। बात ये पब्लिक के बीच में क्या चल रहा है, एक लहर इन जो पानी से ऊपर नाव चला रहे हैं उनको नहीं पता कि पानी के अंदर क्या चल रहा है, उनकी तो सिर्फ पतवार चल रही है।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों के बीच ये जितनी मर्जी रमेश भदौड़ी कर लें, ये ओवैसी कर लें, इनको ना इमरान मसूद याद आता है। उस समय इनको रमेश भदौड़ी को तो बाहर टिकट नहीं दी ना इस बार, और उसको तो पनिश हो गया, लेकिन इमरान मसूद को तो नहीं हुआ ना, वो तो खुला घूम रहा है, वो तो टिकट लेके। तो कहने का मतलब ये है पब्लिक के मन में क्या चल रहा है। मैं अभी तक इतनी देर से डिबेट सुन रहा था, पब्लिक जो डिसाइड कर रही है, पब्लिक जो कर रही है उसकी समय का अभाव है। शॉर्टकट में जी, अब जवाब दीजिए समीउल साहब शॉर्टकट में। इनको मैं एक बात बता दूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी के जिस 15 मिनट के भाषण से हमारे अभिनव जी को दिक्कत है, उस पे ऑलरेडी मुकदमा दर्ज है और वो मामला न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन आज तक भाजपा ने शो कॉज नहीं पूछा होगा कि रमेश भदौड़ी ने किसी एक कौम को गाली क्यों दी। आपको मैं टी राजा का भाषण भेज देता हूं, जिसमें एक कौम की मां की गाली उन्होंने बाकायदा लाइव आकर के दी है। आपको मैं साध्वी प्रज्ञा का वो भी दिखा सकता हूं। टॉपिक नहीं है, हम वापस नहीं, जो हमारे भाई बोल रहे थे कि इनको इमरान मसूद भी याद नहीं आता है, बिल्कुल याद आता है। हम लोग ये जानते हैं कि जो भी अगर किसी धर्म के प्रति अगर उसकी गलत विचारधारा है तो वो अपने धर्म को मानने वाले लोग जो है मैं अविरल जी के पास वापस आता हूँ। अविरल जी, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जितना जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग सरकार का होना, उतना ही जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष का होना। अगर आप सारे विपक्ष के अकाउंट को फ्रीज कर देंगे, आप उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे कंट्रोल कर लेंगे और उनके सारे टॉप लीडर्स को जेल में भेज देंगे, तो फिर इलेक्शन लड़ने की जरूरत क्या है? आप घोषित कर दीजिए कि भाई 5 साल हो गया, हम दोबारा सरकार बना रहे हैं, जैसे चाइना में। बिल्कुल। देखिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से हमारा कोई किसी भी प्रकार का नाता नहीं है, इस बात को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। इलेक्शन कमीशन से हमारा किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं है, इस बात को समझना भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये सारी इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, इंडिपेंडेंट तौर पर कार्य कर रही हैं, इसीलिए सवाल इस प्रकार के उठाना बेबुनियाद है, जनता समझती है और जानती है। नंबर 2, आपने कहा विपक्ष का मजबूत होना बेहद महत्वपूर्ण है। जनता समझ जाती तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष का मजबूत होना महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन विपक्ष की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आप मजबूत हो। अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम विपक्ष को जाकर मजबूत करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम कांग्रेस के लिए प्रचार करें। है कि कांग्रेस मुक्त सरकार बना, कांग्रेस मुक्त। अविरल जी को शायद याद नहीं है कि जिस वक्त भाजपा के एक भी एमपी नहीं थे, उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने ही अपने 2 सांसदों का इस्तीफा दिला करके विपक्ष में था। अविरल जी, आप पहले जानकारी ले लें, फिर से डिबेट करेंगे बैठकर। जी अविरल भाई, आप पहले जानकारी ले ले कि जब भाजपा का एक भी एमपी नहीं था संसद में, उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने अपने 2 सांसदों का इस्तीफा दिला करके दोबारा अपने आपके भाजपा के 2 सांसदों को लाया था ताकि उनका विपक्ष जिंदा रहे। आपके तो काफी सांसद हैं, आपके तो इतने सांसद हैं कि आप पूछिए मत। आपके तो बहुत ही हमारे 2 सांसद हैं, मैं अभी और जंगल में अकेला शेर काफी रहते हैं। जंगल में शेर की संख्या ज्यादा नहीं होती है, गिद्धों की संख्या ज्यादा होती है, याद रखेंगे आप। ठीक है, अब बात कर रहे हैं। अब ये मेरे सांसद संविधान की बात करते हैं, मेरे सांसद उठ पटांग बात नहीं करते हैं। आप जान लीजिए, आपसे ज्यादा कुछ भी कोशिश नहीं करे, भाजपा में आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी। आप जान ले, पहले अपनी आवाज को डाउन करके बात करें और नीचे करके बात करें। हम गरीबों की बात कर रहे हैं, सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। आप भाषा को संयमित रख के बात करें। आप लाइव डिबेट में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हम थोड़ा मैंने श्वेता जी की बात का जवाब देना है, मुझे श्वेता की 30 सेकंड सत्यप्रकाश जी के पास 10 सेकंड। मैं श्वेता जी ने ये बोला से अधिक हो गया, मैं डिबेट में जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, जो आज जो आपने मुद्दा छेड़ा हुआ है, इस मुद्दे के ऊपर अभी तक किसी पार्टी के प्रवक्ता ने डिटेल में ना बात की, ना उन्होंने कोई फैक्चुअल बात की,
और ना ही किसी दूसरे पार्टी की कोई वैसी इन्होंने बात बताई जो जनता उनको ये कहे कि हाँ आप जो आरोप लगा रहे हो वो सही आरोप लगा रहे हो। भ्रष्टाचार आज के समय में कोई नई चीज नहीं है। भ्रष्टाचार आजादी के पहले से चली आ रही है और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आज अगर जनता किसी को प्रधानमंत्री बना रही है, आज जनता कोई आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर रही है, तो जनता ये जानती है कि हमें किस स्तर पे और कौन सी पार्टी हमारे लिए बेहतर है। कांग्रेस और बीजेपी तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पार्टियां आती है जाती है, सत्ता में कोई भी रहे, लेकिन जो भ्रष्टाचार आज के समय में जो राजनीतिक दलों का, अब इलेक्टोरल बॉन्ड पे मैं बात कर लेता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड पे कौन सी पार्टी कह सकती है कि हमने चंदा नहीं लिया? आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर, इन्होंने AIM के प्रवक्ता इन्होंने कहा कि इनको कोई चंदा नहीं दिया। आपको चंदा इसलिए नहीं दिया गया कि आपके जो सहयोगी दल हैं, आप देखिएगा प्रकाश भाई आरोप लगाने से पहले आपका जो सवाल था कि कौन ऐसी पार्टी है जो कह सकती है कि मैंने चंदा नहीं लिया, इसलिए मैंने उंगली उठाई, शहादत की कि मेरी पार्टी ने चंदा नहीं लिया। उसके बाद लिया नहीं है या दिया नहीं लोगों ने, किसी ने। अच्छा है कि हमें वैसे नापाक पैसे नहीं चाहिए। ठीक है। अब हम जब ईडी की रेड पड़े उसके बाद आपके पार्टी के लोगों को चंदा जाकर के मिल जाए। तरफ जा रहे हैं खुराना जी जो है नहीं है। 10 सेकंड प्लीज खुराना जी। आपको लेने से भी तकलीफ नहीं है और मैं जो है मेरे देने से भी नहीं हो गया है। समीमुल साहब जरा खुराना साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। चंदा लेने में और चंदा देने वाले भी तो होने चाहिए। मैं मैडम की बात का एक बात कहना चाह रहा हूँ। इन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत बीजेपी या मोदी कहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं, विपक्ष मुक्त भारत कभी नहीं कहा। इसको आप करेक्ट करिए प्लीज। ठीक है। क्या फर्क पड़ता है? क्या बहुत फर्क पड़ता है? कांग्रेस को इन्होंने कहा ना कि कांग्रेस को मतलब हम उसको हटाना हमारा कोई मकसद नहीं है। तो जो मकसद नहीं है वो नारे क्यों दिए जाए? जो मकसद नहीं है वो नारे भी तो नहीं बनने चाहिए। और कांग्रेस मुक्त भारत आप बोल रहे हैं, 70 सालों से एक आइडियोलॉजी जो चली आ रही उसका क्या फायदा हुआ फिर? उस आइडियोलॉजी को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि सारे कांग्रेस अब पार्टियां खत्म नहीं हो रही है। पार्टियां जो आइडियोलॉजी ठीक है। अब इसी के साथ आज का समय बहुत लंबा डिबेट हो गया और मेरे ख्याल से सभी प्रवक्ता ने अपनी अपनी बातें रखी। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर अविरल मलिक जी का, जो इन्होंने ज्वाइन किया। सत्यप्रकाश जी आपने ज्वाइन किया, बहुत धन्यवाद। श्वेता जी आपने ज्वाइन किया, बहुत धन्यवाद। कैलाश कश्यप जी आपने ज्वाइन किया, बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर खुराना साहब आपने भी ज्वाइन किया, राजीव खुराना जी आपका भी बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मैं दर्शकों को यही बताना चाहता हूं कि जैसा कि आपने देखा इस बहस में भी लोग एकमत नहीं हो पाए। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इससे लोगों का कंफ्यूजन और बढ़ रहा है। तो चलिए आगे और भी डिबेट हम रखेंगे इस टॉपिक पे। मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे और डिबेट की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी प्रवक्ता का बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।